जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का प्रमोशन हो जाए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। बॉस उसे बुलाकर कहे कि भाई तुम्हारी सैलरी में सीधे 20% का इजाफा किया जा रहा है। जाहिर है वो व्यक्ति तो खुशी से झूम ही उठेगा। बिल्कुल, झूमना भी चाहिए। लेकिन जब महीने के अंत में उसकी पे स्लिप आती है तो वो देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में पिछले महीने के मुकाबले 15% कम पैसे आए हैं। अरे, ये कैसा प्रमोशन हुआ? वही तो, कोई भी सोचेगा कि भाई ये कैसा गणित है। आमदनी बढ़ गई लेकिन हाथ में आने वाला पैसा घट गया। समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। हाँ, मतलब हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की इस तिमाही की रिपोर्ट देखकर इन्वेस्टर्स का भी ठीक यही हाल हुआ है। रेवेन्यू में लगभग 20% की शानदार उछाल, लेकिन मुनाफा सीधे 15% नीचे। बिल्कुल, ये थोड़ा चौंकाने वाला तो था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम हैवेल्स के वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी जून 26 में खत्म हुई तिमाही के नतीजों की परतें खोलेंगे। हमारे पास उनके अर्निंग्स डैशबोर्ड, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स का पूरा डेटा है, जो कि काफी दिलचस्प है ना? हमारा मिशन आज यही समझना है कि इस विरोधाभासी गणित के पीछे आखिर असली खेल चल क्या रहा है। देखिए, इस पूरे डेटा को गहराई से खंगालने के बाद अगर मुझे इस तिमाही को कोई स्कोर देना हो तो मैं इसे 100 में से 74 का स्कोर दूंगा। मतलब एक डिसेंट स्कोर है, पर एकदम शानदार नहीं। बिल्कुल। फाइनेंस की भाषा में हम इसे एक मिक्स्ड क्वार्टर यानी मिले जुले नतीजों वाली तिमाही कहते हैं। टॉप लाइन, जिसे हम रेवेन्यू या कुल बिक्री कहते हैं, वो बहुत मजबूत है। हाँ, वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन बॉटम लाइन, हाँ। यानी आपके मार्जिन और शुद्ध मुनाफा, वहां कमजोरी बहुत साफ नजर आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुनाफे की कमजोरी किसी अंदरूनी संकट का संकेत है, या फिर मतलब क्या ये किसी बहुत सोची समझी लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है? और यही आज की चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। बिल्कुल। मुनाफे के गायब होने वाले हिस्से पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पैसा आ कहां से रहा है। रेवेन्यू की रफ्तार सच में दमदार है। नंबर काफी अच्छे हैं वहाँ। हाँ, पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू करीब 5438 करोड़ रुपए था, जो अब उछलकर सीधे 6510 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब लगभग 19.7% की छलांग। और इसमें सबसे बड़ा इंजन हमेशा की तरह उनका केबल्स और वायर्स सेगमेंट ही बना हुआ है। हाँ, जिसने करीब 2456 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 27% की भारी ग्रोथ दर्ज की है। देखिए, इस 27% की ग्रोथ को अगर हम थोड़े व्यापक नजरिए से देखें तो ये और भी इम्प्रेसिव लगती है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे माहौल में आई है जहां तांबे और एल्यूमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रहे हैं। केबल्स बिजनेस का इस तरह से लगातार प्रदर्शन करना ये साबित करता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में मांग कितनी ज्यादा है। हाँ, कोई भी नई बिल्डिंग या हाईवे बने तो सबसे पहले तारों और केबल्स की ही तो जरूरत पड़ती है। सही कहा। और हैवेल्स इस भारी मांग का पूरा फायदा उठा रहा है। वो तो दिख रहा है। लेकिन केबल्स का ये प्रदर्शन तो चलिए उम्मीद के मुताबिक था। जिस आंकड़े ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है रिन्यूएबल्स यानी नवीकरणीय ऊर्जा सेगमेंट। वो तो इस बार का सरप्राइज पैकेज रहा है। सीरियसली, पिछले साल इसी तिमाही में इसका रेवेन्यू सिर्फ 94 करोड़ रुपए था, और इस बार ये रॉकेट की तरह उड़कर सीधे 314 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मतलब सीधे 236% की विस्फोटक ग्रोथ। हाँ, ये आंकड़ा मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। मतलब क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, या हैवेल्स सच में खुद को एक एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी बनाने की दिशा में काम कर रहा है? देखिए, ये कोई छोटा उफान या बस कोई इत्तेफाक नहीं है। मैनेजमेंट ने अपनी इन्वेस्टर कॉल में ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने रिन्यूएबल्स को अब एक अलग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट यानी एसबीयू का दर्जा दे दिया है। अच्छा, पहले ये कहाँ था? पहले ये उनके अन्य या अदर सेगमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इसे अलग इकाई बनाने का सीधा मतलब है कि उनका पूरा फोकस अब इस पर है। समझ गई। और रणनीति और सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि हैवेल्स उन बड़े-बड़े सोलर पार्क या यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स के पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहा है, जहां बहुत ज्यादा पैसा फंसाना पड़ता है। हाँ, और मार्जिन भी बहुत कम होता है वहां। उनका निशाना बिल्कुल सटीक है। वो उस जगह फोकस कर रहे हैं जहां उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही सबसे मजबूत है। यानी हमारे घर और कमर्शियल बिल्डिंग्स। बिल्कुल, वो BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलर पंप और घरों में लगने वाले EV चार्जर्स पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर कमर्शियल बिल्डिंग में दिन के समय सोलर पैनल से जो बिजली बन रही है, हाँ, उसे आप इन बड़ी बैटरियों में स्टोर कर सकते हैं, ताकि शाम को
जब बिजली की दरें सबसे ज्यादा होती हैं तब उस मुफ्त की स्टोर की गई बिजली का इस्तेमाल हो सके। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। लेकिन सोलर पैनल के मामले में तो भारत अभी भी काफी हद तक आयात पर ही निर्भर है ना? तो हैवेल्स इसमें खुद को अलग कैसे कर रहा है? यहीं पर गोल्डी सोलर में उनके निवेश की बात आती है। मैनेजमेंट इसे स्ट्रेटेजिक इनसोर्सिंग कह रहा है। स्ट्रैटेजिक इनसोर्सिंग मतलब वो खुद ही सब बना रहे हैं? देखिए, आमतौर पर कंपनियां सस्ते चीनी सोलर सेल मंगवाती हैं और यहां सिर्फ उन्हें असेंबल कर देती हैं। लेकिन हैवेल्स ने गोल्डी सोलर के साथ मिलकर पूरी सप्लाई चेन पर अपना नियंत्रण करने का फैसला किया है। वो सिर्फ माल बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते। बिल्कुल नहीं, वो तकनीक और उत्पादन दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इससे वो चीन की सस्ती डंपिंग के खतरों से भी बचेंगे। और भविष्य में अपने मार्जिन को भी बचा पाएंगे। सही है। तो चलिए, ये तो साफ हो गया कि टॉप लाइन या कमाई के मामले में कंपनी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। नए बिजनेस भी शानदार कर रहे हैं। हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने इन्वेस्टर्स की नींद उड़ाई है, मुनाफे में सेहंद। अगर रेवेन्यू 20% बढ़ा है तो भाई मुनाफा 15% नीचे क्यों चला गया? और यही से रिपोर्ट में असल रेड फ्लैग्स की एंट्री होती हैं। डेटा बहुत साफ है। एबिटा, जिसे हम आसान भाषा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, जो कामकाज से होने वाला मुनाफा है, हाँ, वो 520 करोड़ रुपए से गिरकर 474 करोड़ रुपए रह गया है। और जो एबिटा मार्जिन 9.6% पर था, वो सिकुड़कर 7.3% पर आ गया है। और नेट प्रॉफिट यानी पैट का भी तो यही हाल है। उसमें 15.3% की गिरावट आई है। वो अब करीब 298 करोड़ रुपए पर आ गया है। सही कहा आपने। लेकिन जब मैंने इसके पीछे का कारण पढ़ा ना, तो मुझे सच में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुनाफे को खाने वाला सबसे बड़ा कारण क्या था? विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन का खर्च। बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। ये खर्च सीधे 101% बढ़ गया। मतलब पिछले साल जो खर्च 142 करोड़ रुपए था, वो रातों रात 286 करोड़ रुपए हो गया। हाँ, मुनाफे में आई इस भारी गिरावट का सबसे बड़ा कारण विज्ञापनों पर किया गया ये भारी भरकम खर्च ही है। अब मुझे एक बात समझाइए। कंपनी खुद कह रही है कि तांबा और एल्यूमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हाँ, वो तो ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है। तो उस महंगाई के कारण मार्जिन पर तो पहले से ही दबाव था, है ना? ऐसे नाजुक समय में विज्ञापन पर खर्च को दोगुना कर देना, क्या ये कोई समझदारी है? देखने में तो अजीब लगता है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके घर की छत टपक रही हो, बारिश का पानी अंदर आ रहा हो और आप छत ठीक कराने के बजाय पैसे बचाकर आंगन में एक बहुत महंगी और शानदार डीजे पार्टी दे रहे हो। ये तुलना सच में बहुत मजेदार है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा मैनेजमेंट की रणनीति का बचाव करना होगा। अच्छा, बचाव कैसे? देखिए, ये छत टपकने के दौरान डीजे पार्टी करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस बारिश के मौसम में शहर के सबसे महंगे और बेहतरीन आर्किटेक्ट को बुलाना है ताकि छत को हमेशा के लिए वाटरप्रूफ किया जा सके। अरे, वो कैसे? मतलब विज्ञापनों से घर वाटरप्रूफ कैसे हो रहा है? अगर हम मैनेजमेंट कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स को गहराई से पढ़ें तो वो एक बहुत ही अहम कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल गुड्स का बाजार कोई एफएमसीजी बाजार नहीं है। मतलब साबुन या बिस्कुट जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप दुकान पर जाकर अचानक से 50,000 का एसी तो नहीं खरीदते ना। नहीं, वो तो हम महीनों पहले से रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये एक प्लान्ड परचेज है। तो मैनेजमेंट ने जानबूझकर ये विज्ञापन का खर्च साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में फ्रंट लोड किया है। क्योंकि ये गर्मियों का पीक सीजन होता है। सही पकड़ा। इसी समय एसी, पंखे, रेफ्रिजरेटर की सबसे ज्यादा मांग होती है। अगर किसी ग्राहक को मई की भयंकर गर्मी में एसी लेना है तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम हैवेल्स या उनके ब्रांड लॉयड का ही आना चाहिए, जिससे हम टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल कहते हैं। हाँ, जब ग्राहक 50,000 खर्च करने वाला हो तो आप विज्ञापन में कंजूसी करके उसे किसी और ब्रांड के पास जाने का मौका नहीं दे सकते। बात तो सही है, लेकिन अगर हर तिमाही में विज्ञापनों पर ऐसे ही पैसा बहाया गया तब तो मुनाफे का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट का बहुत साफ कहना है कि ये खर्च पूरे साल इस स्तर पर बिल्कुल नहीं रहेगा। ओहो, मतलब ये सिर्फ गर्मियों की मांग को भुनाने का निवेश था? बिल्कुल। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, पूरे साल का औसत विज्ञापन खर्च अंततः कुल बिक्री के 2.7 या 2.8% के आसपास ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये कोई फिजूल खर्ची नहीं है,
ये ब्रांड को प्रीमियम बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए मान लेते हैं कि विज्ञापन ने ब्रांड को मजबूत किया और ग्राहक दुकान तक पहुंच भी गया, लेकिन क्या वो ग्राहक उस ब्रांड के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि कच्चे माल की जो महंगाई बढ़ी है वो बोझ तो कंपनी ने अपनी जेब से नहीं भरा होगा ना, वो तो ग्राहकों पर ही डाला होगा। बिल्कुल, और इसी को हम प्राइस हाइक कहते हैं। मैनेजमेंट ने बताया है कि उन्होंने औसतन 7 से 8% तक कीमतें बढ़ाई हैं। और केबल्स में तो शायद और ज्यादा। हाँ, तांबे और एल्यूमिनियम की भारी महंगाई के कारण वहां ये बढ़ोतरी 5% से लेकर 20% तक की गई है। 20% तक? क्या इसका असर उनकी बिक्री पर नहीं पड़ा? देखिए, असर बहुत मामूली पड़ा है, लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती थी जिसने उनके खास सेगमेंट के नंबर बिगाड़ दिए। उनका स्विच गियर बिजनेस 3.5% नीचे गिरा है। क्या ये कीमतें बढ़ने के कारण हुआ? नहीं, इसके पीछे कीमतें बढ़ना कम और जियोपॉलिटिकल संकट ज्यादा है। अच्छा, क्या ये पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़ा है? बिल्कुल सही। उनके स्विच गियर बिजनेस का लगभग 15% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है, जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट जाता है। अब लाल सागर में जो संकट चल रहा है, हाँ, वहाँ तो जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ रहा है। तो इससे 2 बड़े नुकसान हुए। पहला, फ्रेट कॉस्ट यानी माल पहुंचाने का भाड़ा 3 से 4 गुना बढ़ गया, जिसने सीधा मार्जिन खा लिया। और दूसरा ये कि जो माल पहले 20 दिन में पहुंच जाता था, अब उसे 50 दिन लग रहे हैं। और अकाउंटिंग के हिसाब से कंपनी तब तक उस रेवेन्यू को अपनी किताबों में नहीं दिखा सकती जब तक माल ग्राहक को मिल न जाए। ओ, समझ गई। इसीलिए स्विच गियर का रेवेन्यू गिरा हुआ दिख रहा है। हाँ, हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगली तिमाही तक सप्लाई चेन इस नए रास्ते के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गई बाहरी संकट की बात, लेकिन मैनेजमेंट कॉल में बार बार एक डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति का जिक्र हुआ है। वो सेल इन की पुरानी नीति छोड़कर अब सेल आउट पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे ये समझाइए कि ये सेल इन और सेल आउट का चक्कर क्या है और इसने शुरुआत में कंपनी की बिक्री के नंबरों को कमजोर क्यों दिखाया? देखिए, इस तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। सेल इन का सीधा सा मतलब होता है कंपनी का माल डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को बेचना और उनके गोदामों को ऊपर तक भर देना, जिसे चैनल स्टफिंग भी कहते हैं। बिल्कुल। कई बार कंपनियां अपने तिमाही टारगेट पूरे करने के लिए डीलर्स पर दबाव डालकर माल थोप देती हैं। इससे कंपनी की बैलेंस शीट तो बहुत हरी भरी दिखती है, लेकिन असल में वो माल बिका नहीं होता है ना, बस गोदाम में पड़ा होता है। बिल्कुल। तो फिर सेल आउट क्या है? सेल आउट का मतलब है कि असल ग्राहक दुकान पर आए, पैसे दे और उस माल को खरीदकर घर ले जाए। मतलब एक्चुअल कंज्यूमर डिमांड। हाँ, हेवेल्स ने अब डीलर्स पर माल थोपने की आक्रामक नीति बंद कर दी है। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि बाजार में असल मांग क्या है। लेकिन कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? इससे तो उनके खुद के रेवेन्यू नंबर गिर जाएंगे ना शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बड़े फायदे हैं। जब आप डीलर पर माल नहीं थोपते तो डीलर का पैसा गोदाम में नहीं फंसता। उसका रिटर्न ऑन कैपिटल बेहतर होता है। बिल्कुल। और जब डीलर मुनाफा कमाता है तो उसकी कंपनी के प्रति वफादारी बढ़ती है, फिर वो दूसरे ब्रांड्स का माल बेचने से बचता है। क्या इसका कोई पॉजिटिव असर हमें इन नतीजों में दिखा है? बहुत साफ दिखा है। कंज्यूमर डिमांड यानी ईसीडी सेगमेंट ने 12% की ठोस ग्रोथ दिखाई है और लॉयड ने 15.7% की ग्रोथ दर्ज की है। अरे वाह! मतलब चीजें महंगी होने के बावजूद और डीलर्स पर दबाव न होने के बावजूद असल ग्राहक खुद आकर हेवेल्स का माल खरीद रहा है। हाँ, एक टिकाऊ बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, मतलब कंपनी इतना बड़ा बदलाव कर रही है, विज्ञापनों पर करोड़ों बहा रही है और मार्जिन का भारी दबाव भी झेल रही है। हाँ, और बिना डीलर्स को पुश किए। ये सब सहने के लिए तो एक बहुत ही गहरी जेब और मजबूत बैलेंस शीट चाहिए। क्या हेवेल्स की आर्थिक स्थिति सच में इतनी मजबूत है? देखिए, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उनकी ताकत एकदम साफ नजर आएगी। कंपनी के पास इस समय 1497 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश रिजर्व है। बाप रे, 1500 करोड़ का कैश! और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के बावजूद हेवेल्स लगभग डेट फ्री है, कर्ज मुक्त। क्या बात है! भारी मशीनों वाले उद्योग में बिना कर्ज के इतना बड़ा बिजनेस चलाना सच में शानदार है। और मैंने देखा कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1% हो गया है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी 24.9% पर है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन आंकड़ों का क्या महत्व है? देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनियों में रिटर्न ज्यादा होना आम बात है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जहां फैक्ट्रियों में करोड़ों रुपए फंसाने पड़ते हैं, वहां आरओसीई का 25% के करीब होना बहुत ही असाधारण है।
मतलब वो अपनी लगाई हर 100 रुपए की पूंजी पर सालाना 25 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं। बिल्कुल, ये उनकी बेजोड़ कुशलता को दिखाता है और वो तिजोरी में पैसा दबाकर बैठे भी नहीं है। हाँ, मैंने कैपेक्स के आंकड़े देखे। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए उन्होंने पूरे 1400 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना बनाई है। और इसकी दिशा भी बहुत साफ है। करीब 800 करोड़ तो अकेले केबल्स और वायर्स की क्षमता बढ़ाने में जा रहे हैं। क्योंकि वहां डिमांड लगातार बढ़ रही है। हाँ, और एक बहुत अहम कदम, 200 करोड़ रुपए एक नए और एडवांस्ड R&D सेंटर के लिए रखे गए हैं। मतलब कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अभी से तैयारी कर रही है। बिल्कुल। लेकिन इन सब शानदार योजनाओं के बीच शेयर होल्डिंग डेटा में मुझे एक अजीब सा विरोधाभास दिखा। आप FII और DII की बात कर रही हैं। हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की हिस्सेदारी 24.8% से गिरकर सीधे 15.9% रह गई है। उन्होंने भारी बिकवाली की। सही कहा। लेकिन ठीक उसी समय हमारे भारतीय म्यूचुअल फंड्स यानी DII की हिस्सेदारी 9.7% से छलांग लगाकर सीधे 18% हो गई। मतलब विदेशी इन्वेस्टर घबराकर बाहर जा रहे हैं और हमारे घरेलू फंड्स दोनों हाथों से वही शेयर बटोर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अक्सर होता क्या है, विदेशी निवेशक एक क्वार्टर टू क्वार्टर नजरिया रखते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म विजन। बिल्कुल। जब उन्होंने एक्सेल शीट पर देखा कि भाई मुनाफा 15% कम हो गया है, मार्जिन सिकुड़ गया है, तो वो घबरा गए और शेयर बेच दिए। लेकिन घरेलू निवेशकों को क्या दिखा जो विदेशियों को नहीं दिखा? हमारे घरेलू फंड्स को बाजार की जमीनी हकीकत पता है। उन्हें दिख रहा है कि हैवेल्स जो 1400 करोड़ का निवेश कर रहा है, नए R&D सेंटर बना रहा है, बिना बैंक कर्ज के डीलर्स को खुश रख रहा है, वो दरअसल भविष्य के लिए एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। घरेलू निवेशकों को समझ आ रहा है कि विज्ञापन का खर्च कोई बर्बादी नहीं है। भारत जैसे बाजार में ये ब्रांड की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर रहा है। मतलब वो एक तिमाही के मुनाफे को नहीं, अगले 10 साल के मार्केट शेयर को देख रहे हैं। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो इस तिमाही के नतीजों को देखते हुए फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, रिपोर्ट लंबी अवधि की रणनीति और जमीनी मांग को एक साथ तौलें तो जानकारों के मुताबिक इस तिमाही को होल्ड विद पॉजिटिव बायस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यानी निवेशकों के लिए ये घबराने का समय नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुनाफे में कमी आई है, मार्जिन पर चोट भी लगी है, लेकिन ये किसी अंदरूनी कमजोरी या कम होती मांग की निशानी नहीं है। हाँ, ये तो मार्केट शेयर बढ़ाने और ब्रांड को प्रीमियम बनाने की कीमत है जो कंपनी आज स्वेच्छा से चुका रही है। और एक हकीकत ये भी है कि तांबा और एल्यूमिनियम हमेशा इतने महंगे नहीं रहेंगे। कमोडिटी की कीमतें तो साइकिल में चलती है ना? बिल्कुल। जब वो कीमतें नीचे आएंगी और विज्ञापन का खर्च वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आएगा, तब यही बढ़ी हुई 20% की रेवेन्यू ग्रोथ एक विशाल मुनाफे में तब्दील हो जाएगी। एकदम सही। उसी दिन की तैयारी तो आज की जा रही है। तो हम वापस अपने शुरुआत वाले उस प्रमोशन के उदाहरण पर चलते हैं। किसी को 20% का इंक्रीमेंट मिला, लेकिन महीने के आखिरी में हाथ में पैसे कम आए। क्यों? क्योंकि उसने पैसे उड़ाए नहीं, बल्कि उसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नए और महंगे एडवांस्ड डिग्री कोर्स की फीस भर दी है। बहुत ही सटीक तुलना है। हाँ, आज भले ही उसकी जेब हल्की हो गई हो, लेकिन कल यही डिग्री उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हैवेल्स इंडिया भी आज अपने भविष्य की ठीक वैसी ही फीस भर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इस शानदार चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक ऐसा विचार है जिस पर हमें खुद से सवाल करना चाहिए। हमने देखा कि हैवेल्स का रिन्यूएबल्स बिजनेस 236% की रफ्तार से भाग रहा है, सप्लाई चेन पर कब्जा किया जा रहा है और नई तकनीकों को अलग यूनिट बनाया गया है। हाँ। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 5 से 10 सालों में हैवेल्स मुख्य रूप से एक पंखे, स्विच और तार बनाने वाली कंपनी ही ना रहे? ये बड़ा सवाल है। क्या ये संभव है कि वो खुद को एक पूरी तरह से एक नई एनर्जी टेक और स्मार्ट ग्रिड कंपनी में बदल ले? और अगर ऐसा होता है तो क्या उनके आज के ये पंखे, स्विच और तार का बिजनेस सिर्फ इस नई और विशाल ऊर्जा क्रांति को फंड करने का एक जरिया मात्र बनकर रह जाएंगे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी दूरदर्शी इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर कर देगा। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे।